वे आधुनिक मनुष्य से भी अधिक समय तक पृथ्वी पर विचरण करते रहे। निएंडरथल अद्भुत रूप से जीवित रहने वाले प्राणी थे, लेकिन फिर अचानक वे गायब हो गए। सदियों तक कोई भी यह नहीं समझा सका कि निएंडरथल क्यों विलुप्त हो गए। वे बलवान, बुद्धिमान और हिमयुग में जीवित रहने के लिए उपयुक्त थे, फिर भी 40,000 साल पहले वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। पुरातत्वविदों ने उनकी गुफाओं की छानबीन की और उनकी हड्डियों का अध्ययन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इंग्लैंड और फ्रांस में हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों ने शोधकर्ताओं को यूरेशिया के इन प्रारंभिक निवासियों के बारे में और अधिक जानने में मदद की है। फिर डीएनए तकनीक ने उस रहस्य को उजागर किया जिसे धरती छिपाए हुए थी, और सच्चाई ने उनके विलुप्त होने के बारे में हमारे सभी ज्ञान को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे शांत विलुप्ति। 300,000 से अधिक वर्षों तक निएंडरथल यूरोप और पश्चिमी एशिया में फले फूले। उन्होंने मैमथ और बाइसन का शिकार किया, पत्थर और जानवरों की खाल से आश्रय बनाए और ऐसे तापमान को सहन किया जो आज के अधिकांश मनुष्यों को जमा देगा। साक्ष्य बताते हैं कि वे बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल करते थे। उनकी प्रजाति हमारी प्रजाति से कहीं अधिक समय तक अस्तित्व में रही, अनगिनत हिमयुगों और प्राकृतिक आपदाओं से गुजरते हुए खुद को अनुकूलित करती रही। फिर लगभग 40,000 साल पहले वे विलुप्त हो गए। उनके जीवन के निशान महाद्वीपों में बिखरे पड़े हैं, लेकिन हर खोज का अंत एक ही तरह से होता है, सन्नाटे में। स्पेन से लेकर साइबेरिया तक पुरातत्वविदों ने उनके दैनिक जीवन के अवशेष पाए हैं। राख से भरे अग्निकुंड, सावधानी पूर्वक तराशे गए पत्थर के ब्लेड और प्राचीन मिट्टी में जमे बच्चों के पद चिन्ह। कुछ गुफाओं में शवों को उथली कब्रों में रखा गया था और उन पर रंग छिड़का गया था, जो इस बात का प्रमाण है कि निएंडरथल लोग मृत्यु और स्मृति को समझते होंगे। इन खोजों से पता चला कि वे गुफाओं में छिपे हुए आदिम प्राणी नहीं थे, बल्कि भावना और बुद्धि वाले मानव जैसे लोग थे। फिर भी हर स्थल एक ही कहानी बयां करता है। आग बुझ गई, औजार छोड़ दिए गए, लोग गायब हो गए। इस पहेली ने कई पीढ़ियों के शोधकर्ताओं को परेशान किया है। कई रिपोर्टों के अनुसार शुरुआती पुरातत्वविदों ने इस खोज को भूतों की खोज कहा था। वे निएंडरथल को स्वयं का एक लुप्त रूप मानते थे। ऐसे लोग जो मस्तिष्क के आकार से लेकर हाथों की संरचना तक लगभग सब कुछ हमारे साथ साझा करते थे, फिर भी किसी तरह इसी तरह प्रागैतिहासिक काल के अंतिम चरण में जीवित नहीं रह पाए। यह उन्हें व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ, मानो मानवता ने अपने वंश वृक्ष की एक शाखा खो दी हो, और वह इसका कारण नहीं बता पा रही हो। आज भी कुछ शोधकर्ता निएंडरथल गुफा में प्रवेश करते समय एक विचित्र सन्नाटे का अनुभव करते हैं, मानो वहां रहने वाले लोग बस बाहर चले गए हों और कभी वापस न आए हों। जैसे जैसे खुदाई का दायरा बढ़ा, वही विचित्र पैटर्न बार बार सामने आता रहा। यूरोप, मध्य पूर्व और मध्य एशिया में बस्तियां अचानक समाप्त हो गईं। कोई एक आपदा नहीं थी, न ही युद्ध या सामूहिक मृत्यु के कोई संकेत थे। इसके बजाय उनकी उपस्थिति धीरे धीरे अभिलेखों से मिटती चली गई। पुरातत्वविदों ने इसे पृथ्वी पर सबसे शांत विलुप्ति कहना शुरू कर दिया। रहस्य जल्द ही हड्डियों और कलाकृतियों से परे चला गया। यह सहन शक्ति के बारे में एक गहरा प्रश्न बन गया। इतनी शक्तिशाली और अनुकूलनशील प्रजाति इतनी पूर्णतः कैसे विलुप्त हो सकती है? जमीन में मिले सबूत कारण का स्पष्टीकरण दिए बिना ही समाप्त हो गए। कोई स्पष्ट उत्तर न मिलने पर वैज्ञानिकों को तर्क और अनुमान पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने अपने पास मौजूद कुछ सुरागों के आधार पर सिद्धांत गढ़ने शुरू कर दिए। हड्डियों द्वारा छोड़ी गई चुप्पी को समझने की कोशिश की। वे सिद्धांत झूठे थे। जब 1800 के दशक के मध्य में पहली बार निएंडरथल की हड्डियां खोजी गईं,
तो उन्होंने वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी। खोपड़ियां देखने में इंसानों जैसी थीं, लेकिन भारी थीं। अंग छोटे और हड्डियां मोटी थीं। कुछ विद्वानों ने उन्हें क्रूर बर्बर कहा, जबकि अन्य ने उन्हें एक लुप्त हो चुकी जाति का प्रमाण माना। खोजों का विश्लेषण करने के लिए कोई तकनीक न होने के कारण लोगों ने वही किया जो मनुष्य अक्सर अज्ञात का सामना करने पर करते हैं। उन्होंने अनुमान लगाए। विज्ञान से लेकर धर्म तक हर क्षेत्र ने जीवाश्मों द्वारा छोड़े गए सन्नाटे को अपनी अपनी कहानियों से भरने का प्रयास किया। सबसे पहला और प्रचलित सिद्धांत प्रकृति को दोषी ठहराता था। कई वैज्ञानिकों का तर्क था कि हिमयुग इतना कठोर था कि निएंडरथल जीवित नहीं रह सकते थे। उन्होंने बर्फीली हवाओं, ऐसी हवाओं, खिसकते ग्लेशियरों और वीरान शिकारगाहों को उनका सफाया करने का कारण माना। यह बात विश्वसनीय लगती थी और दशकों तक पाठ्य पुस्तकों में उन्हें एक ऐसी दुनिया के शिकार के रूप में वर्णित किया गया जो रहने के लिए बहुत ठंडी हो गई थी। लेकिन बाद के शोधों ने इस विचार को चुनौती देना शुरू कर दिया। खुदाई से पता चला कि निएंडरथल इससे पहले भी ठंडे समय में जीवित रह चुके थे। उनकी गुफाओं के अंदर वैज्ञानिकों को आग जलाने के गड्ढे, जले हुए जानवरों की हड्डियां और मांस काटने के औजारों के स्पष्ट प्रमाण मिले। इन खोजों से यह सिद्ध हुआ कि वे शिकार कर सकते थे, आग जला सकते थे और लंबी सर्दियों का सामना कर सकते थे। केवल ठंड से उनका विनाश नहीं हो सकता था। 19वीं सदी के अंत तक एक अधिक हिंसक कहानी प्रचलित हो गई। कुछ शोधकर्ताओं ने यह तर्क देना शुरू कर दिया कि प्रारंभिक आधुनिक मानव होमो सेपियंस ने निएंडरथल को विलुप्त कर दिया था। यह एक ऐसा विचार था जो उस युग की मानसिकता को दर्शाता था। श्रेष्ठता और विजय की एक ऐसी कहानी जो औपनिवेशिक विश्व दृष्टि को प्रतिध्वनित करती थी। माना जाता था कि उन्नत प्रजाति ने आदिम प्रजाति को नष्ट कर दिया था। यह बात जनता को तर्कसंगत लगती थी, लेकिन सबूत इसका खंडन करते थे। खुदाई में न तो कोई सामूहिक कब्रें मिली, न ही युद्ध के घाव और न ही व्यापक हिंसा के कोई संकेत। कुछ क्षेत्रों में ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों प्रजातियां पीढ़ियों तक साथ साथ रहती थीं। विलुप्ति का सिद्धांत धीरे धीरे लुप्त हो गया, लेकिन इससे पहले इसने लगभग एक सदी तक जनमानस को प्रभावित किया। धर्म और लोक कथाओं ने भी इस बहस में भूमिका निभाई। यूरोप के कुछ चर्च इतिहासकारों ने दावा किया कि निएंडरथल मानव जाति की एक प्रारंभिक शाखा थे, जो बाइबल में वर्णित बाढ़ में नष्ट हो गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि वे कैन के वंशज थे, जिन्हें दैवीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए शाप दिया गया था और नष्ट कर दिया गया था। स्पेन में स्थानीय लोक कथाओं में कोहरे के बच्चों की बात होती थी, जो प्राचीन दानव थे, जिन्हें आकाश से आग चुराने के बाद क्रोधित देवताओं ने जिंदा दफना दिया था। काकेशस पर्वतमाला में ग्रामीणों ने जंगली बालों वाले लोगों की कहानियां सुनाई, जो गुफाओं में रहते थे और वन आत्माओं को नाराज करने के बाद गायब हो गए थे। बाद में नृवंश विज्ञान संबंधी रिपोर्टों से पता चला कि ये मिथक हजारों साल पहले निएंडरथल लोगों के साथ वास्तविक मुठभेड़ों की लोक स्मृतियां हो सकती हैं। 20वीं शताब्दी में अटकलों का एक अधिक अकादमिक रूप सामने आया। मानव विज्ञानी यह मानते थे कि निएंडरथल इसलिए असफल रहे क्योंकि वे मनुष्यों की तुलना में कम बुद्धिमान या कम सामाजिक थे। कुछ का दावा था कि वे बोल नहीं सकते थे, जबकि अन्य कहते थे कि उनमें बड़े समूह बनाने के लिए रचनात्मकता या अनुकूलन क्षमता की कमी थी। लेकिन हर बार जब किसी नए स्थल की खुदाई की गई तो ये धारणाएं गलत साबित होती गईं। शोधकर्ताओं ने रंग द्रव्य, नक्काशी और आभूषण खोजे। इन खोजों से यह सिद्ध हुआ कि निएंडरथल भाषा, कला और योजना बनाने में सक्षम थे। वे गुण जिन्हें कभी केवल हम मनुष्यों में ही पाया जाता था।
1970 के दशक तक स्पष्टीकरणों की सूची लंबी हो गई थी, लेकिन कोई भी पूरी तरह सटीक नहीं था। जलवायु युद्ध, दैवीय दंड और हीनता। हर विचार पहेली के एक हिस्से को सुलझाता और दूसरे को अनछुआ छोड़ देता। उनका विलुप्त होना इतना व्यापक, इतना समन्वित और इतना सुव्यवस्थित था कि किसी एक कहानी में समाहित होना असंभव था। वैज्ञानिकों में हताशा बढ़ती गई क्योंकि उनके पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। हड्डियों से निएंडरथल लोगों के जीवन के बारे में तो पता चला, लेकिन उनके विलुप्त होने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। एक सदी की अटकलों के बाद एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। अनुमान लगाने की कोई सीमा नहीं रह गई थी। सच्चाई मिथकों, मतों या तुलनाओं से नहीं मिल सकती थी। यह किसी भी खुदाई की पहुंच से परे गहराई में दबी हुई थी, स्वयं जीवाश्मों के भीतर छिपी हुई थी। एक ऐसे प्रमाण की प्रतीक्षा कर रही थी जिसकी कल्पना 19वीं या 20वीं शताब्दी के आरंभ में कोई नहीं कर सकता था। वे हड्डियां जो बोल नहीं सकती थीं। एक सदी से भी अधिक समय तक निएंडरथल की हड्डियां संग्रहालयों के दराजों में बड़े करीने से रखी रहीं। लेबल लगे हुए थे लेकिन खामोश। शोधकर्ताओं ने उनकी खोपड़ियों का नक्शा बनाया, उनके औजारों को मापा और यहां तक कि उनके चेहरों का पुनर्निर्माण भी किया। फिर भी इन सभी प्रयासों का नतीजा एक ही निकला। सबसे बड़े रहस्य हड्डियों के भीतर ही छिपे हुए थे। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार कई वैज्ञानिकों को संदेह था कि उनके विलुप्त होने का रहस्य आणविक स्तर पर छिपा है, लेकिन इसे उजागर करने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। 1980 के दशक में कुछ साहसी अनुवंशिकीविदों ने इस बाधा को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने प्राचीन जीवाश्मों से डीएनए निकालने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उनमें निएंडरथल जीवन के रासायनिक अंश अब भी मौजूद हों। सभी प्रयास विफल रहे। नमूने बहुत अधिक खराब और दूषित हो चुके थे। वैज्ञानिकों की त्वचा या सांस से प्राप्त आधुनिक मानव डीएनए नमूनों में मिल गया, जिससे उन सूक्ष्म अंशों पर प्रभाव पड़ा जिन्हें वे अलग करने का प्रयास कर रहे थे। जब तक परिणाम आए, तब तक यह बताना असंभव हो गया था कि कौन से अंश निएंडरथल के हैं और कौन से आधुनिक। कुछ प्रयोगशालाओं ने इसे निष्फल प्रयास बताते हुए प्रयास करना ही बंद कर दिया। यह चुनौती संदूषण से कहीं अधिक थी। प्राचीन डीएनए नाजुक होता है। मृत्यु के तुरंत बाद यह क्षय होने लगता है और गर्मी, नमी और बैक्टीरिया इस प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। जब वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों का अध्ययन किया, तब तक केवल कुछ सूक्ष्म टुकड़े ही बचे थे और उनमें से अधिकांश उन सूक्ष्म जीवों के थे जो हजारों वर्षों तक हड्डियों के अंदर जीवित रहे थे। बचे हुए डीएनए में से 1% से भी कम प्रामाणिक निएंडरथल डीएनए था। छोटे छोटे टुकड़े मिलने पर भी उस समय की सीक्वेंसिंग मशीनें उन्हें पढ़ नहीं पाईं। उन्हें लंबे पूर्ण डीएनए स्ट्रैंड की आवश्यकता थी, न कि उम्र के साथ बचे हुए टूटे फूटे टुकड़ों की। इस क्षेत्र में निराशा बढ़ती गई। कई विशेषज्ञों ने कहा कि प्राचीन डीएनए 10,000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। कुछ ने दूसरों पर काल्पनिक बातें करने का आरोप लगाया। ऐसा लग रहा था मानो निएंडरथल के आणविक इतिहास का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में जर्मनी की एक छोटी टीम ने हार मानने से इनकार कर दिया। स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते पाबो के नेतृत्व में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी ने एक नई तरह की प्रयोगशाला का निर्माण किया। धूल के नीचे छिपा रहस्य। जब वैज्ञानिकों ने अंततः निएंडरथल डीएनए निकालने में सफलता प्राप्त की, तो यह उपलब्धि आसानी से या जल्दी नहीं मिली। यह पृथ्वी के सबसे निर्जीव वातावरणों में से एक में वर्षों के परिश्रम का परिणाम था। जर्मनी के लीपजिग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर
इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी में स्वांते पाबो और उनकी टीम ने अस्पतालों के वार्डों से भी ज्यादा सीलबंद प्रयोगशालाएं बनाईं। रिपोर्टों के अनुसार कमरे के हर इंच को आधुनिक प्रदूषण से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। हवा को फिल्टर किया जाता था, दीवारों को कीटाणु रहित किया जाता था और वैज्ञानिक मास्क और दस्तानों के साथ पूरे शरीर को ढकने वाले सूट पहनकर अंदर जाते थे। यहां तक कि एक भी मानव बाल नमूने को नष्ट कर सकता था। टीम हड्डी के हर टुकड़े को एक अनमोल कलाकृति की तरह संभाल कर रखती थी, क्योंकि वास्तव में वह एक अनमोल कलाकृति ही थी। इस प्रयोगशाला के अंदर काम एक सख्त नाजुक लय का पालन करता था। शोधकर्ताओं ने सावधानी पूर्वक निएंडरथल जीवाश्मों से छोटे छोटे टुकड़े निकाले और उन्हें बारीक पाउडर में पीस लिया। फिर उस पाउडर को एंजाइमों के साथ मिलाया गया, जिन्होंने खनिजों को घोल दिया और उनके अंदर बचे हुए आनुवंशिक पदार्थ के अंशों को मुक्त कर दिया। प्रत्येक चरण को अत्यंत सावधानी से करना पड़ा। इसका उद्देश्य हजारों वर्षों में जमा हुए जीवाणु और कवक डीएनए की परतों से प्रामाणिक निएंडरथल डीएनए के कुछ शेष अंशों को अलग करना था। नमूनों को शुद्ध करने के बाद उन्हें उच्च थ्रूपुट अनुक्रमण मशीनों में डाला गया। ये उपकरण अरबों छोटे डीएनए खंडों को पढ़ सकते थे और उन्हें डिजिटल डेटा में परिवर्तित कर सकते थे। प्रत्येक खंड में आनुवंशिक कोड के केवल कुछ अक्षर होते थे, लेकिन जब इन्हें मिलाया जाता था तो ये एक विशाल पहेली बनाते थे जिसे कंप्यूटर पर हल करना होता था। शुरुआत में कच्ची फाइलें पूरी तरह अव्यवस्थित दिखती थीं, बिना किसी स्पष्ट पैटर्न के लाखों यादृच्छिक अनुक्रम। चुनौती केवल डेटा एकत्र करना ही नहीं थी, बल्कि उन टूटे हुए टुकड़ों से मूल जीनोम का पुनर्निर्माण करना भी था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने मेगाहिट और BWA-MIM जैसे उन्नत जीनोम पुनर्निर्माण सॉफ्टवेयर का उपयोग किया, जो विशेष रूप से प्राचीन डीएनए विश्लेषण के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन प्रणालियों ने प्रत्येक खंड की तुलना संदर्भ जीनोम से की और अतिव्यापी अनुक्रमों की खोज करते हुए उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया। पुराने उपकरणों के विपरीत, जिन्हें डीएनए के लंबे और साफ रेशों की आवश्यकता होती थी, यह नया सॉफ्टवेयर एक साथ अरबों छोटे क्षतिग्रस्त टुकड़ों को संसाधित कर सकता था और पहचान सकता था कि प्रत्येक टुकड़ा कहां से संबंधित है। यह एक डिजिटल पुरातत्वविद की तरह काम करता था, जो 40,000 वर्षों से दफन एक फटी हुई किताब के टुकड़ों को जोड़ रहा हो। शोध दल के सदस्यों के अनुसार जब पहली बार डेटा में पहचानने योग्य पैटर्न बनने लगे तो प्रयोगशाला में एकदम सन्नाटा छा गया। वे कुछ ऐसा देख रहे थे जो किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। निएंडरथल डीएनए का एक पठनीय क्रम। यह इस बात का प्रमाण था कि यदि आनुवंशिक सामग्री को सही परिस्थितियों में संरक्षित किया जाए तो वह हजारों वर्षों तक जीवित रह सकती है। अगले कुछ महीनों में टीम ने डेटा को परिष्कृत किया, प्रत्येक अक्षर की दोबारा जांच की और इसकी तुलना आधुनिक मानव जीनोम से की। फिर 2010 में वह क्षण आ गया। एक चमकती हुई कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला पूर्ण निएंडरथल जीनोम प्रकट हुआ, जो अरबों आणविक अक्षरों में लिखे गए उनके आनुवंशिक कोड का एक संपूर्ण मानचित्र था। यह विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी। पहली बार मानव जाति किसी अन्य मानव प्रजाति के जैविक रिकॉर्ड को पढ़ सकी। जब डेटा की तुलना आधुनिक मनुष्यों से की गई तो शोधकर्ताओं ने जीवित लोगों के भीतर निएंडरथल डीएनए के निशान पाए। अफ्रीका के बाहर लगभग हर व्यक्ति में निएंडरथल जीन का एक छोटा प्रतिशत मौजूद था। इसका अर्थ यह था कि प्रागैतिहासिक काल में कहीं न कहीं मनुष्य और निएंडरथल मिले थे और उन्होंने प्रजनन किया था। इस खोज ने इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से मिटा दिया कि एक प्रजाति ने दूसरी प्रजाति का स्थान ले लिया था। इसके बजाय इसने साबित किया कि उनका कुछ अंश हमारे भीतर जीवित रहा। इस अभूतपूर्व खोज ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। वैज्ञानिक अंततः
प्रामाणिक निएंडरथल डीएनए को सटीकता से पढ़ पाए और उसकी तुलना हमारे डीएनए से बड़े पैमाने पर कर पाए। डेटा को साफ और व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने टुकड़ों से पहली पूरी तस्वीर को जोड़ना शुरू किया। और जब उन्होंने उन टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शुरू किया तो कुछ पैटर्न उभरने लगे। पत्थरों में बसे परिवार। एक बार जीनोम डेटा पूरा हो जाने के बाद एक नई तरह की जानकारी सामने आने लगी, जो न केवल अस्तित्व के बारे में थी बल्कि रिश्तों के बारे में भी थी। कई गुफाओं से, जहां हड्डियां अच्छी तरह से संरक्षित थीं, वैज्ञानिकों ने डीएनए की तुलना करने और यह पहचानने में कामयाबी हासिल की कि कौन से व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित थे। आशुनंदा वे यह बता सकते थे कि कौन एक ही परिवार का सदस्य था, कौन अलग क्षेत्र से आया था और लोग छोटे समूहों के बीच कैसे आवागमन करते थे। इस आनुवंशिक मानचित्र ने उन्हें यह अनुमान लगाने में मदद की कि आमतौर पर कितने निएंडरथल एक साथ रहते थे और उनके समुदाय कैसे बने थे। सबसे स्पष्ट और विस्तृत परिणाम साइबेरिया के अल्ताई पर्वत से प्राप्त हुए, जो निएंडरथल द्वारा बसाए गए सबसे ठंडे और सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक है। जाग्यर्स्काया नामक गुफा में शोधकर्ताओं ने एक दूसरे के करीब दबी कई हड्डियों से डीएनए का अनुक्रमण किया। उन्हें जो मिला वह असाधारण था। आनुवंशिक आंकड़ों से एक पूरे परिवार का पता चला, जिसमें एक पिता, उसकी किशोर बेटी और उनके करीबी रिश्तेदार चाचा चचेरे भाई बहन और संभवतः दादा दादी भी शामिल थे, जो सभी एक ही शिविर में एक साथ रहते थे। मानव इतिहास में यह पहली बार था कि वैज्ञानिकों ने किसी विलुप्त प्रजाति की पारिवारिक संरचना को सीधे उसके डीएनए में अंकित देखा। शोध दल के अनुसार इन निष्कर्षों से पुष्टि हुई कि निएंडरथल बिखरे हुए अकेले लोगों के रूप में नहीं, बल्कि रिश्तेदारी से बंधे हुए घनिष्ठ समुदायों के रूप में रहते थे। अध्ययन में और भी महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। महिलाओं के डीएनए से पता चला कि वे अक्सर अलग अलग क्षेत्रों से आती थीं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे प्रजनन के लिए समूहों के बीच आवागमन करती थीं। दूसरी ओर पुरुष जीवन भर अपने गृह क्षेत्र में ही रहना पसंद करते थे। गतिशीलता का यह पैटर्न एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है जिसे अंतर्विवाह से बचने और पड़ोसी शिविरों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए बनाया गया था। आंकड़ों के आधार पर किए गए जनसंख्या पुनर्निर्माण से पता चला कि एक विशिष्ट समूह में शायद ही कभी 50 से अधिक व्यक्ति होते थे। जीवन सामूहिक था लेकिन छोटा था। हर कोई संभवतः एक दूसरे को जानता था और अस्तित्व एकता पर निर्भर था। पुरातत्वीय साक्ष्यों ने इस तस्वीर का समर्थन किया। कुछ कब्रों में गेरू रंग और साधारण आभूषण मिले, जो साझा अनुष्ठानों और प्रतीकात्मक विचारों की ओर इशारा करते थे। ये वे निर्जीव और क्रूर लोग नहीं थे जिन्हें पुरानी पाठ्य पुस्तकों में चित्रित किया जाता था। वे बीमारों की देखभाल करते थे, मृतकों को सम्मानपूर्वक दफनाते थे और संभवतः जीवन से परे किसी चीज में विश्वास रखते थे। कई रिपोर्टों के अनुसार उनके दांतों और हड्डियों के विश्लेषण से पता चला कि उनका आहार मौसम के अनुसार बदलता रहता था, जो भोजन एकत्र करने में योजना और सहयोग को दर्शाता है। एक ही परत में युवा और बुजुर्ग व्यक्तियों की उपस्थिति से पता चलता है कि परिवार अंत तक एक साथ रहे। इस नई समझ ने निएंडरथल की छवि को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें अब विकास के पिछड़े आदिम प्राणी नहीं माना जाता था, बल्कि सामाजिक प्राणी, परिवार, भावनाएं और संस्कृति वाले इंसान के रूप में देखा जाता था। लेकिन उस गर्मजोशी के पीछे कुछ और भी गहरा असर हो रहा था। जिस डीएनए ने उनकी करुणा को उजागर किया, उसमें उनके अंत का कारण बनने वाले रहस्य के अंश भी मौजूद थे। उनके डीएनए में छिपा एक रहस्य। जब प्रयोगशाला स्क्रीन पर पहला संपूर्ण निएंडरथल जीनोम दिखाई दिया, तो वैज्ञानिकों को उनकी जीव विज्ञान के बारे में जवाब मिलने की उम्मीद थी, न कि उनकी मृत्यु के बारे में। लेकिन जैसे जैसे डेटा सामने आया,
इसने कहीं अधिक गंभीर बात उजागर की। निएंडरथल सभ्यता के विलुप्त होने का रहस्य युद्ध के घावों या जले हुए गांवों में नहीं छिपा था, यह उनके डीएनए में छिपा था। डीएनए अनुक्रमण से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब वैज्ञानिकों ने निएंडरथल जीनोम के अंतिम नमूनों का अध्ययन किया तो उन्हें एक जैसे डीएनए के लंबे दोहराए गए खंड मिले। आनुवंशिकी के क्षेत्र में यह एक स्पष्ट चेतावनी का संकेत है। इसका अर्थ यह था कि एक ही जीन की बार बार प्रतिलिपि बनाई जा रही थी, जो इस बात का प्रमाण था कि करीबी रिश्तेदार पीढ़ियों से आपस में संतान उत्पन्न कर रहे थे। जनसंख्या इतनी कम हो गई थी कि विविधता का अस्तित्व ही नहीं रह सका। अतीत में निएंडरथल हजारों मील तक फैले विशाल, आपस में जुड़े नेटवर्क में रहते थे, लेकिन अंत में वे संबंध टूट गए। प्रजाति छोटे छोटे अलग थलग परिवारों में विभाजित हो गई, जिनमें कभी कभी 20 या 30 से अधिक व्यक्ति नहीं होते थे, जो विशाल दूरियों से अलग गुफाओं में रहते थे। हर पीढ़ी के साथ उनके जीन पूल में कमी आती गई। बच्चों को बार बार वही सीमित डीएनए विरासत में मिलता रहा। समय के साथ इससे वे बीमारियों, जन्मजात विकारों और पर्यावरणीय बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। प्रजाति जीवित तो थी, लेकिन आनुवंशिक रूप से उसकी सांसें थमती जा रही थीं। जीनोम परीक्षण के दौरान हर जगह यह नाजुकता दिखाई दी। अल्ताई पर्वतमाला में, स्पेन में और पूरे पश्चिमी एशिया में स्थिति एक जैसी थी। प्रत्येक स्थल से प्राप्त निएंडरथल डीएनए लगभग एक समान दिखता था, मानो पूरी प्रजाति एक पतले धागे में सिमट गई हो। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के आनुवंशिकीविदों ने इसे एक सांकेतिक भाषा में लिखा गया पतन बताया। निएंडरथल एक ही घटना से विलुप्त नहीं हुए थे, वे धीरे धीरे भीतर से कमजोर होते जा रहे थे। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते गए, कहानी और भी गहरी होती गई। लगभग 60,000 से 45,000 वर्ष पूर्व आदिमानवों ने निएंडरथल क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू किया। वे विजेता के रूप में नहीं, बल्कि पड़ोसी के रूप में मिले। डीएनए ने साबित किया कि वे साथ रहते थे और यहां तक कि परिवार भी बनाते थे। वर्षों तक पुरातत्वविदों के बीच यह बहस चलती रही कि क्या संपर्क का अर्थ संघर्ष था। जीनोम ने पहला स्पष्ट उत्तर दिया। इसका अर्थ था घनिष्ठता, लेकिन उस घनिष्ठता की एक कीमत थी। आधुनिक मनुष्यों की आबादी अधिक थी और उनके नेटवर्क व्यापक थे, जो महाद्वीपों में फैले हुए थे। निएंडरथल के छोटे समूहों के साथ उनके हर संपर्क से मानव वंश में नए जीनों की बाढ़ आ गई, लेकिन बदले में लगभग कुछ भी नहीं मिला। आनुवंशिक आदान प्रदान एक तरफा था। मनुष्यों ने निएंडरथल डीएनए के अंशों को आत्मसात कर लिया, लेकिन निएंडरथल को बदले में लगभग कुछ भी नहीं मिला। अपनी विविधता को मजबूत करने के लिए नए जीनों के अभाव में उनकी संख्या कमजोर बनी रही, जबकि मनुष्य फैलते चले गए। यह असंतुलन भविष्य को प्रभावित करने के लिए काफी था। छोटी आबादी गलतियां करने का जोखिम नहीं उठा सकती। शिकार का खराब मौसम, खराब सर्दी या प्रसव के दौरान कुछ मौतें एक वंश को नष्ट कर सकती हैं। डीएनए ने ठीक यही दिखाया। कई जीनोमों के अध्ययन में वैज्ञानिकों को सिकुड़ते वंश वृक्षों, पीढ़ियों द्वारा एक ही प्रकार की वंशानुगत कमजोरियों को दोहराने और बिना वंशज छोड़े पूरे समूहों के विलुप्त होने के प्रमाण मिले। सरल शब्दों में कहें तो निएंडरथल लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। फिर वैज्ञानिकों को इससे भी अधिक विचित्र बात पता चली। निएंडरथल डीएनए में प्राचीन वायरसों के अंश मिले, जो पुराने संक्रमणों के आनुवंशिक अवशेष थे। इन्हीं वायरल अंशों को प्रारंभिक मानव डीएनए में भी पाया गया, जिससे पता चलता है कि एक रोगजनक दोनों प्रजातियों के बीच फैला था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह रोग छोटे निएंडरथल समूहों में तेजी से फैला, जिससे उन परिवारों का सफाया हो गया जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, जबकि मनुष्य
इससे बच गए। आनुवंशिक साक्ष्यों से जो बात सामने आई वह युद्ध या कमजोरी की कहानी नहीं, बल्कि धीमी गति से होने वाले दम घुटने की कहानी थी। एक ऐसा जैविक जाल जो हजारों वर्षों में कसता चला गया। निएंडरथल किसी भी मानव सभ्यता से अधिक समय तक अस्तित्व में रहे, फिर भी उनकी दुनिया नाजुक संख्या पर टिकी थी। प्रत्येक पीढ़ी की आनुवंशिक शक्ति धीरे धीरे कम होती गई, यहां तक कि अंत में आगे ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब तक आखिरी शिविर शांत हुए, निएंडरथल हमारे भीतर समाहित हो चुके थे। उनका डीएनए हमारे डीएनए में मिल चुका था और आधुनिक मानव जीनोम में अंशों के रूप में जीवित था। यह एक अंत भी था और एक विरासत भी। एक ऐसी प्रजाति का इतिहास जो संघर्ष के कारण नहीं, बल्कि जुड़ाव के कारण लुप्त हुई। अंतिम रहस्योद्घाटन जितना दुखद था, उतना ही विनम्रतापूर्ण भी। निएंडरथल इसलिए विलुप्त नहीं हुए क्योंकि वे सरल या कमजोर थे। वे इसलिए लुप्त हो गए क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी। उनका पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि एक धीमी आनुवंशिक प्रक्रिया थी जिसे कोई रोक नहीं सका। और अंत में जिस डीएनए ने उनका अंत किया, उसी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वे कभी पूरी तरह से विलुप्त नहीं होंगे। हमारी कोशिकाओं में निहित विरासत। जब निएंडरथल लोगों की आखिरी छोटी बस्तियां नक्शे से गायब हो गईं, तो उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनका डीएनए यूरेशिया की बढ़ती मानव आबादी में आगे बढ़ता रहा। आनुवंशिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अफ्रीका के बाहर अधिकांश लोगों में निएंडरथल वंश का एक छोटा सा अंश अक्सर 1 से 2% के बीच मौजूद होता है। यह अंश भले ही मामूली लगे, लेकिन यह सक्रिय है। यह लोहा हमारे शरीर की बाहरी दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं ने निएंडरथल के ऐसे प्रकारों की पहचान की है जो हमारी त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली को खतरों को पहचानने में मदद करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि ये भिन्नताएं कुछ विशेष वायरसों के खिलाफ प्रतिरक्षा को मजबूत करती हैं। अन्य शोध विभिन्न निएंडरथल खंडों को एलर्जी, रक्त के थक्के के जमने की समस्याओं या गंभीर श्वसन प्रतिक्रियाओं के उच्च जोखिम से जोड़ते हैं। कई आनुवंशिकीविदों के अनुसार यह मिश्रित विरासत उस इतिहास से मेल खाती है जिसे हम आज देखते हैं। दोनों प्रजातियों के बीच संपर्क से उपयोगी सुरक्षा तंत्र तो मिले, लेकिन इसके कुछ छिपे हुए नुकसान भी हुए। चिकित्सा जगत पर इसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। हाल ही में फैले वायरल संक्रमणों के दौरान टीमों ने रोगियों के जीनोम की तुलना की और पाया कि तीव्र सूजन प्रतिक्रिया वाले लोगों में निएंडरथल डीएनए के समूह मौजूद थे। कुछ समूहों का मानना है कि ये पैटर्न प्राचीन प्रतिरक्षा प्रणालियों की ओर इशारा करते हैं, जो हिमयुग के वातावरण में सहायक थीं, लेकिन आधुनिक परिस्थितियों में अति प्रतिक्रिया कर सकती हैं। वही वंशानुगत गुण जिसने ठंडी घाटियों में हमारे पूर्वजों की रक्षा की भीड़-भाड़ बाहट वाले शहरों में खतरनाक सूजन का कारण बन सकता है। ये सहसंबंध हैं, अंतिम निष्कर्ष नहीं, लेकिन ये दर्शाते हैं कि अतीत आज भी हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। इससे हमारे सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा होता है। यदि निएंडरथल जैसी लचीली मानव प्रजाति भी संपर्क और कम संख्या के कारण विलुप्त हो सकती है, तो यह हमारे अपने भविष्य की नाजुकता के बारे में क्या बताता है? अब आपकी बारी। क्या हमें इस साझा डीएनए को मुख्य रूप से एक उपहार के रूप में देखना चाहिए जिसने मनुष्यों को अनुकूलन में मदद की, या एक चेतावनी के रूप में कि वही संबंध जो हमें बचाते हैं हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? टिप्पणियों में अपने विचार बताएं और यह भी बताएं कि निएंडरथल विरासत के किस हिस्से का अध्ययन हमें पहले करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।